मेरी लाइफ का जो रिजेक्शन था ना, वही मेरा मोटिवेशन। मैं हमेशा रिजेक्ट हुआ हूँ, कहीं पे भी आया हूँ। कुश्ती में रिजेक्ट हुआ, सब मजाक उड़ाते थे। फिर मोटिवेशनल स्पीच में रिजेक्ट हुआ, सब मजाक उड़ाते थे। टीवी पे रिजेक्ट हुआ, अब मैं फिल्म कर रहा हूँ तो हर जगह रिजेक्ट हुआ। तो जब मैं स्पोर्ट्स में आया था, मेरा टारगेट क्या था कि भाई देश के लिए खेलना है। जब मैं थकता, कुछ होता, ये सब होता, तो मैं वो सोचता था। संग्राम जी, फिल्मों का आपने जो जिक्र किया है, शुरुआत में आपने वहाँ पे भी काफ़ी रिजेक्शन फेस किया है इस इंडस्ट्री में। आपने जिक्र किया टोबैको का कि आप मेक श्योर करते हो कि आप कभी टोबैको का कोई ऐड या उससे अपना नाम नहीं जोड़ेंगे। ऐसे कई ए लिस्टर एक्टर्स हैं, कई सारे स्टार्स हैं, इंक्लूडिंग शाहरुख खान या अजय देवगन, जो इनको इंडोर्स करते हैं टोबैको प्रोडक्ट को। इवन सुनील गावस्कर है, वीरेंद्र सहवाग है, कपिल देव साहब हैं, ये भी गुटखा बेचते हैं। देखो, सारे ये बहुत वेल सेटल्ड हैं, इनके पास पैसे की तो वो है नहीं, और इनको बी टाउन में ढेर सारे बच्चे अपना आइडल मानते हैं। तो मैं इन सब से गुजारिश करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या बिग बॉस स्क्रिप्टेड है? वो शायद क्राइटेरिया इनका हो सकता है। मुझे ढेर सारे शो करने का मौका मिला। वो जो डिस्कवरी के, हिस्ट्री के, नेशनल ज्योग्राफी के जो शो होते हैं ना, वो बहुत ऑथेंटिक होते हैं एज कम्पेयर दीज शोज़। नमस्कार, मैं हूँ किरण जैन और आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल। इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है संग्राम सिंह। संग्राम जी, अमर उजाला में आपका स्वागत है। थैंक यू किरण जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आज इतनी तेज़ बारिश हो रही है मुंबई में, मशक्क़त करके आप आए हैं हमारे ऑफिस, उसके लिए थैंक यू सो मच। आज का दिल तो से शुक्रिया था। आज का तो अगर मुझे पता चलता ना, तो फिर किरण जी मैं आपको वहीं पे बुलाता। मैंने सोचा कि 30 मिनट में पहुंच जाएंगे, और काफ़ी दिन से वो था, तो फिर पता चला कि, और फिर दिक्कत क्या है कि चाहे मुंबई देखो, कोई भी शहर देखो, जो दुपहिया वाहन है, ये स्कूटर बाइक वाले हैं और ऑटो वाले हैं, ये बदमाश हैं। नए रेड लाइट पे रुकते हैं, कहीं से भी निकाल देते हैं, कहीं कोई रूल का पालन नहीं करते हैं, क्योंकि इनका शायद चलान वलान कम आता होगा। और फिर ऊपर से भी सारे, जैसे यहाँ तो हॉर्न मार मार के, मैं रेड लाइट पे हर जगह बहुत आराम से जाता हूँ, वो पालन करता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे 20 है कि भाई 20 से ऊपर आप गाड़ी नहीं चला सकते, तो मैं 20 पे चलाता हूँ। मैं देखता हूँ खाली मैं ये चला रहा होता हूँ, बाकी सब भाग रहे होते हैं। तो होता है, मगर कोई बात नहीं, इसका भी आनंद है। चलो, वहाँ से इतनी दूर आना और सब वो करना। वैसे अगर एक बार संग्राम किसी बात को कमिट कर लेते हैं, तो वो मेक श्योर करते हैं कि वो अपना कमिटमेंट पूरा करे। इससे पहले हमारी बात हो रही थी डिसिप्लिन को लेकर। संग्राम, आज हमारा इंटरव्यू हम डिसिप्लिन से ही शुरू करते हैं जी। कहाँ से शुरू हुई ये सफ़र? देखिए, मैं एक बात कह रहा था आपको कि ज़िंदगी में चाहे कोई कितना टैलेंटेड है, टैलेंट कोई मायने नहीं रखता। कहते हैं कि भाई टैलेंट है, प्रतिभा है, या हम स्टार्ट कर देते हैं। विदाउट डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इंसान को आगे लेके जाता है। वही एक इंसान को जो उसका लक्ष्य है, जो गोल है, वो उसके पास पहुंच जाता है। हालांकि मैं लक्ष्य गोल में बिलीव नहीं रखता। आई डोंट बिलीव इन सक्सेस और डिफीट, आई इंजॉय प्रोसेस। कि भैया सफलता असफलता कुछ नहीं है, जो रास्ता है ना, उसको एंजॉय करो। तो डिसिप्लिन एक पतंग है, अगर डोर से बंदी रहेगी ना, तो वो पतंग है, नहीं तो पीस ऑफ पेपर है। तो अगर आप डिसिप्लिन से रह रहे हो, ज़िंदगी जी रहे हो, तो आप आगे जा सकते हो। अब बहुत से समझेंगे नहीं, बहुत से सोचेंगे भैया चलो मैं बड़ा स्टार बन जाऊं, या बड़ा स्पोर्ट्स स्टार बन जाऊं, बड़ा जर्नलिज्म में बड़ा बन जाऊं, या पॉलिटिशियन बन जाऊं, ब्यूरोक्रेट्स बन जाऊं, तो मैं सफल हूं। सफल इंसान वो है जो खुश है। हैप्पीनेस इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सक्सेस। जो खुश है वो कामयाब है। परेशानी है, बहुत से बोलेंगे भाई ज़िंदगी बहुत टफ है, आपको ही करना चाहिए। ज़िंदगी एक अपॉर्चुनिटी है, हर पल आनंद है, हर पल मज़ा है, वो बस हम ले नहीं रहे। हम या तो किसी से तुलना करते हैं, तुलना खुशी की चोर है। आप किसी से भी तुलना करोगे तो आपकी खुशी, आपका आनंद चला जाएगा। और तुलना करोगे ना, तो फिर स्ट्रेस में आओगे, डिप्रेशन में आओगे, कि उसका फ़ायदा क्या, होना क्या है। वो तुलसीदास साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली है कि भाई चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। कि भाई चिंता इतनी मत करो कि भाई चिंतन करो कि काम हो जाए, चिंता इतनी मत करो कि काम तमाम हो जाए। थोड़ा सा वो रहना। मगर हम जिस समाज में रहते हैं ना, वो समाज थोड़ा डिफरेंट हो गया है। हम सुंदरता को तो रंग से देखते हैं, इस समाज में सुंदरता को रंग से, शिक्षा को मार्क्स से, नंबर से, और इज्जत को पैसे से।
पहले जो बुजुर्ग होता था, जो ज्ञानी होता था, उसकी इज्जत होती थी। अब जिसके पास जितना थोड़ा पैसा है उसकी ज़्यादा इज्जत है। तो हमने समाज को थोड़ा सा घुमा दिया है, मतलब कुछ उसने संग्राम का संघर्षों से नाता तो बचपन से ही रहा है, जैसे आपने जिक्र किया बेड पे थे। थोड़ा वो सफ़र के बारे में बताइए, किस तरह से कैसे उससे मोटिवेट होकर आप बाहर निकले और अब तो मतलब रेस्लर है। देखो मेरी लाइफ का, मैं हर जगह की बात बोलता हूँ, मेरी लाइफ का जो रिजेक्शन था ना वही मेरा मोटिवेशन है। मैं चल नहीं सकता था तो रेसलर बना, बोल नहीं सकता था स्पीकर बना, बहुत शाय था, टीवी पे आया, सब मौका मिला। तो जब मैं गांव में था, जब मैं 3-3.5 साल का था, तो दर्द मेरे पैरों से स्टार्ट हुआ था। तो छोटा था, बाकी बच्चों की तुलना में थोड़ा कमज़ोर था। तो उन्होंने सोचा कि भाई ऐसे ही कोई शरारती है, कहीं कोई जंप वम्प कर लिया होगा, कुछ ऐसे ही हो गई। तालाब भी पास ही होता था कि भाई तब तो कहाँ इतने माँ और सब तो खेत में काम करते थे। आजकल तो बच्चों को आप छोटा बच्चा देखो, हगीज डायपर उसमें रहेंगे, हम तो ऐसे ही घूमते थे जी। फिर इस डॉक्टर को दिखाया, फिर उधर यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ से यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। एक टाइम ऐसा आ गया कि मैं अपने हाथ से अपना मुंह धो सकता था। अब काफ़ी वैद्य को दिखाई, पेट में कीड़े हो गए हैं। तो मुझे आज भी याद है कि छत, जब कच्ची छत होती थी तो मेरी मदर, उनकी कोई एक टैबलेट आती थी, खाकी कलर होता था, जैसे मैंने पहन रखा ना ट्राउज़र, कुछ ऐसी कलर की टैबलेट होती थी। और लूज मोशन, क्योंकि घर में नेचर कोल के लिए कुछ होता था नहीं, तो वो सब किया, कुछ आराम नहीं हुआ। धीरे धीरे मतलब ऐसी हालत हो गई कि व्हीलचेयर, तो ये लिखते हैं व्हीलचेयर कहाँ होते थे, इतने पैसे कहाँ होते थे। फिर चलना समर्थ थोड़ा सा हो गया, धूप निकलती ना तब मैं चलता था, थोड़ा सा लंगड़ा के याव करके। क्योंकि क्या है कि ये रूमेटिक अर्थराइटिस इतनी खतरनाक बीमारी है, डॉक्टरों की भाषा में बीमारी 30 से 40 प्रकार की है, और डॉक्टर ये बोलते हैं कि बीमारी 99.9% ठीक नहीं होती, ये डेथ के साथ जाती है। मगर मैं कह रहा हूँ कि ये बीमारी 200% क्योरेबल है, हर बीमारी क्योरेबल है। तो ये 3.5 साल से 7 साल तक ऐसे ही चलता रहा आपका? ऐसे ही चलता रहा। नॉर्मली कभी देसी खा रहा हूँ, कभी कुछ खा रहा हूँ, कभी कुछ खा रहा हूँ। वो भी क्या करते हैं घर वालों, कितना क्या करते हैं उनको भी पता नहीं था। वो बीमारी बढ़ती रही हर रोज़। अगर मेरी माताजी ज़्यादा पढ़ी लिखी होती, शहर की होती, तो मैं ठीक नहीं होता। मैं नहीं कह रहा कि पढ़ना लिखना ख़राब है, मगर दिक्कत क्या है कि जो ज़्यादा पढ़ लिख लेता है ना, वो साइंस को मानने लग जाता है कि भाई साइंस सब कुछ है, साइंस से, मगर साइंस कुछ भी नहीं है। नेचर इज़ फ्यूचर। आई बिलीव इन नेचर, आई डोंट बिलीव इन साइंस। मच साइंस मतलब कुछ तो मानते कि भाई ठीक है, डॉक्टर भी लाइफ बचाते हैं। तो उसने डॉक्टर की बात सुनी नहीं। और फिर किसी ने मुझे बोला कि बीमारी, एक बड़े डॉक्टर ने, उस नाम तो लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि किसी का नाम लेना वो गलत है, उनका इसलिए लिया क्योंकि उसने बहुत अच्छा बोला। मैं वैसे भी सबके लिए अच्छा ही सोचता हूँ। बोला बीमारी फिर पकड़ लेगी आपको। अच्छा। बोला कभी ठीक नहीं होती, लिख के दे सकता हूँ, और आप मुश्किल से ना 6-7 महीने जिंदा रहोगे, ये रहोगे, वो रहोगे, फिर पकड़ लेगी। जिसने मुझे बोला था ना डॉक्टर साहब, तो कई साल पहले ही चले गए। अब मैं यही हूँ। तो फिर मैंने कहा इसका इलाज क्या है आपकी नज़र में? तो बोला आप वर्कआउट करते रहना। एक बात उसने मुझे अच्छी सलाह दी। तो पिछले 30-32 साल से मैं खाना तब खाता हूँ जब वर्कआउट कर लेता हूँ। ये बोल थोड़ा मेंटली लगाओ, कुछ लगाओ। मैं बहुत कमज़ोर था। फिर मेरी मदर मुझे हर रोज़ रात को मेरे कान में बोल के सुलाती थी कि बेटा तू पहलवान बनेगा, बड़ा रेसलर बनेगा, बड़ा ये बनेगा, अपनी भाषा में। ठीक है। सुबह उठता तो अर्थराइटिस खतरनाक इतना है कि आपकी आंखें तो खुल जाएंगी, मगर आप अगर अपनी बॉडी का पार्ट ऐसे भी टर्न करता था ना, तो मैं बहुत दर्द से कराता था। पड़ोसी भी सुन ली, इतना दर्द होता था। तो मैं उस स्टेज से आया, और फिर मेरी टंग ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता था, सलाइवा आने लग गया था। क्योंकि जब आपकी हड्डियाँ, ये सारी चीज़ आपको पकड़ती हैं, तो वहाँ से फिर मैं आया। फिर धीरे धीरे थोड़ा ठीक हो गया। फिर मैं अखाड़े में एक बोला कि वे लेके चलो मुझे। तो मैं ऐसे अखाड़े में गया, वो बहुत पतला था। सब ने बहुत हंसी की। जो अखाड़े का मेंटर था उसने तो बहुत हंसी की। तो क्या करना है? मैंने कहा जी मैं भी रेसलर बनना चाहता हूँ, पहलवान बनना चाहता हूँ। बोला तुम ठीक हो जाओ, पहले तुम खड़े ढंग से चल लो, ढंग से भाग लो, तो तुम्हारी ये अचीवमेंट है। मैंने बहुत हज़ारों रेसलर बनाए हैं देखे मैंने लाइफ में भैया। जैसे नॉर्थ में एग्जाम्पल नहीं होते, खंडर देख के पता चल जाता है इमारत कैसी है, ETC। तो बोला तुम है ना, मुश्किल है,
ये रेसलर बनने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि रेसलर कौन होता है आपकी नज़र में? बोला जो कंट्री को रिप्रेजेंट करे, जो देश का प्रतिनिधित्व करे। मुझे आज भी याद है, फिर मेरे गुरुजी मिले मुझे, पंडित सत्यदेव महाराज, वो भी बहुत कमाल। उन्होंने हमारे लिए शादी नहीं की, बच्चों के लिए। मगर बड़ा एक मैं इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा सब बच्चों को भी। जब मैंने रेसलिंग स्टार्ट किया तो अखाड़े में 300 बच्चे जाते थे अराउंड। 300 में सबसे कमज़ोर मैं था, 250-300 में। और देखो फैक्ट देखो, मैं सोचता था भाई तो बहुत बड़े हैं। उस 300 में से 2 नेशनल खेले और 1 देश के लिए खेला, वो मैं था। जो सबसे कमज़ोर था वो खेला। तो मैंने पहली कुश्ती लड़ी थी 1 रुपये की। अच्छा, कितने साल के थे? 12-13 साल का था। 11.5 वैसे हाँ। ठीक हुआ था। तो वो मेले लगते थे तब। हाँ मेले लगते हैं। तो उसमें 1 रुपये में क्या करते थे हम, गोलगप्पे खा लिया, वो भुट्टा आ गया तो वो खा लिया, 20 पैसे का भुट्टा, 25 पैसे में गोलगप्पे, ऐसे आ जाते थे ढेर सारे। और कुश्ती में हार गया था। सामने वाले ने मुझे घुटने बहुत मारे थे यहाँ पे। और मेरी माँ पूरी रात तवा रख के, ऐसे फिजियोथेरेपी क्या होती थी, यही होती थी, तवा रख के रुई पे वो सेकती रही और फिर कहती रही कि भाई बनेगा तो एक दिन में दारा सिंह बनेगा, गामा, और ये आराम से करते हैं, ये सब करते हैं, वो सब करते हैं। माँ ने कभी साथ नहीं छोड़ा? माँ ने साथ नहीं छोड़ा। फिर मेरे जो बड़े भाई थे, बहन थी, वो मुझे सपोर्ट करने लग गए। फिर धीरे धीरे देखो, याद रखो, जो भी आपके लिए कुछ बोल रहे हैं ना, फिर वही आपके PR बन जाएंगे। जो अभी आपको भला बुरा कह रहे हैं, वही आपके लिए ताली बजाएंगे। बस बशर्ते आप हिम्मत मत हारो। आई नेवर एवर गिव अप। जो मुझे लगता है ना कि सब ये बात बोलते हैं कि भाई ये चीज़ ऐसी हो गई है, चल रहा है, और मेरे दिल से आवाज़ आती है ना। जैसे हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है, 139 करोड़, 99,99,999 कहेंगे ना कि ये चीज़ ऐसी होगी, मुझे आवाज़ आ गई ना कि ऐसी होगी, मैं पागल हूँ। मैं चुपचाप बगैर बोले मैं वही चीज़ करता हूँ जो मेरा दिल फॉलो करता है। आप किरण जी वो करेंगे, मैं हमेशा रिजेक्ट हुआ हूँ, कहीं पे भी आया हूँ। कुश्ती में रिजेक्ट हुआ, सब मजाक उड़ाते थे। फिर मोटिवेशनल स्पीच में रिजेक्ट हुआ, सब मजाक उड़ाते थे। TV पे रिजेक्ट हुआ। अब मैं फिल्म कर रहा हूँ तो हर जगह रिजेक्ट हुआ ना। फिल्मों का अगर जिक्र करो, स्पोर्ट्स में तो आपने काफ़ी नाम कमाया था। तो फिर क्या है कि फिर धीरे धीरे दिक्कत क्या है कि मेरे में कोई टैलेंट नहीं है, मैं बहुत हार्ड वर्क करता हूँ। हार्ड वर्क बीट टैलेंट। तो जब मैं स्पोर्ट्स में आया था, मेरा टारगेट क्या था कि भाई देश के लिए खेलना है। जब मैं थकता, कुछ होता, ये सब होता, तो मैं वो सोचता था। मगर पता है क्या है कि मैं आज तक क्यों स्पोर्ट्स कर रहा हूँ? मैंने कुश्ती से मोहब्बत की है, प्यार किया है। ये नहीं कि चैम्पियन वो नहीं होता जो मेडल जीता है, ट्रॉफी जीता है, या किसी भी फील्ड में टॉप करता है, फर्स्ट आता है। चैम्पियन वो होता है जो लगातार कोशिश करता है, चाहे वो मेल है, फीमेल है, किसी फील्ड में। तो जब मैंने उसने मुझे मोहब्बत करना सिखाया कि भाई आज भी मैं वर्कआउट करता हूँ, मैं चाय कॉफ़ी नहीं पीता। हम तो ऐसे करते थे कि रोटी के ऊपर लाल मिर्च की चटनी लगा के खाते थे, प्याज के साथ खाते थे, क्योंकि ऐसा ही होता था सब। वही लाइफ होता था, और कुछ था भी नहीं इतना। संग्राम जी, फिल्मों का आपने जो जिक्र किया है, शुरुआत में आपने वहाँ पे भी काफ़ी रिजेक्शन फेस किया है इस इंडस्ट्री में। अगर उस बारे में थोड़ा हमें बता पाए, या अगर रियलिटी शोज़ या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी कोई बातें। मैंने अपनी लाइफ का पहला शो किया, रेसलिंग का शो, कलर्स को शो बना रहा था, 100% दे देना था। और मैं, सुशील, योगेश्वर, ये सब हम 6 साल में ट्रेनिंग करते थे। दिल्ली पुलिस से वहाँ जाता था, तो बोले रेसलिंग में शो बना रहे, तो हम बहुत हंसे। कहाँ यार नकली रेसलिंग करवाओगे तुम, क्या करवाओगे? उसको ऐसे ही स्क्रिप्टेड होगा, मस्ती करते थे ऐसे। फिर आते, फिर मस्ती करते। फिर बाकी रेसलर्स में मैं थोड़ा दिखने में ठीक था, बातचीत थोड़ी ठीक करता था। फिर एक बार क्या हुआ कि मैं सस्पेंड हो गया, कि दिल्ली पुलिस सबसे ज़्यादा सस्पेंड होने वाला मैं ही था। so, हर बार डी चला देते थे, लेट पहुँचा। मैं पता है सस्पेंड, खुश होता सस्पेंड होके। तब प्रमोशंस की फाइल चलती रहती थी, कुछ होता नहीं था। मेरे साथ वाले इंस्पेक्टर DSP बन गए थे, मैं वही हेड कांस्टेबल ASI सब के लिए फाइट कर रहा था। तो मैं सोचता सस्पेंड हो गए, डिपार्टमेंट इंक्वायरी चलती रही। फिर लास्ट में जब बहाल होगा ना तो पैसा मिल जाएगा और मुझे फिर नौकरी में जाना पड़ा कहीं पे भी। क्योंकि ड्यूटी मेरी लगा देते थे, जो मैं एक्चुअली करता था मुझे परेशान करते थे काफ़ी। ड्यूटी लगा दिया, बाकी कोई अफसर के घर कोई दूध लेके जा रहा है, कोई सब्जी लेके जा रहा है, वो सब मतलब, और समझ रहे हो, सारे ऐसे ही रहते थे। तो मैं सस्पेंड हो गया, खुश होता था। तो सस्पेंड हो गया,
ये चल रहा। तो बोले भाई हम ये सब कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। तो ये हमने प्लान बना के भाई संडे को देखते हैं। नोएडा में इनके वो थे ऑडिशन टाइप कुछ ऐसे था। तो संडे को कोई नहीं पहुंचा, मैं पहुंच गया वहाँ पे। मेरे साथ एक रेसलर हो, मैंने देखा इतने बड़े रेसलर वहाँ पे, बाहर से, साउथ अफ्रीका से, फ्रांस से, पता नहीं कहाँ से रेसलर आए हुए। मैं तो उनको देख के हैरान रह गया, क्योंकि हमें पता नहीं था कि भाई तब WWE और ये सब बड़ी चीज़ होती थी, हम जानते नहीं थे उनको। उनके बाइसेप्स देखे मैं तो कितने स्ट्रॉन्ग हैं यार। तब मैं कोई एक फेडरेशन कप होता है रेसलिंग का इंडिया में, टूर्नामेंट होता है नेशनल का, मैं खेल के आता, मुझे इंजरी थी थोड़ी सी। एक ग्रुप को मैंने लीड किया, 25-30 का वो कर रहे थे, कोई एक्टिविटी करवा रहे थे, एक्टिविटी मैंने की, तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। तो बोले कि भाई ये करेंगे, बोला भाई नहीं। दूसरा बोला कि भाई मेरी तो इतनी सैलरी, मुझे पता नहीं था कि क्या हैंडमोल ये सब डील कर रहे थे। उस टाइम सैलरी मिलती थी 8,000 रुपये, 9,000 रुपये, यही सैलरी होती थी। फिर बोले हम आपको, वो बोला 25,000 मिलती है। तो मैंने कहा यार तो झूठ तो बोल रहा है। बोला नहीं, बोला हम आपको 30,000 रुपये महीना देंगे। अच्छा। तो हम भी खुश हो गए, 30,000 तो ठीक है चलो। वो रिकॉर्ड नहीं बना, मगर मैंने उसमें बहुत अच्छे से वो किया, मस्ती की मैंने प्रीति जी के साथ, सबके साथ। तो फिर ये बोले कि भाई, फिर ऐसे चला गया। फिर काफ़ी चीज़ें डिफरेंट हुई। फिर मैंने एक इंडिया टीवी एक शो आता था बिग टॉस, रजत जी के, उसमें हमने वो किया। उसमें बिग बॉस की कॉपी मारी थी उन्होंने, ऐसे 12-13 होते थे, वर्ल्ड कप चल रहा था। उसमें मेरे साथ कौन होते थे? युवराज सिंह के फादर, वीना मलिक, राखी सावंत, अच्छा जो एक दो सिंगर, एक दो और पॉलिटिशियन, ऐसे 12-13 इंसान रखे थे। तो उसके फाइनलिस्ट कौन थे? मैं और एक सिंगर होते थे अशोक मस्ती, वो शायद फाइनलिस्ट थे, वो जीता था। अशोक मस्ती वो शो जीता था। उस शो में एक गाड़ी प्राइस मनी होती थी। मैंने कहा भैया इसके पास तो गाड़ी है, मुझे दे दो यार। मैं रजत जी को ऐसे मजाक कर रहा था, तो मुझे पता नहीं था। फिर एक शो आया सर्वाइवर, तब मिट्टी कुश्ती हम लड़ता था ऐसे नॉर्मली करके। तो उसने सर्वाइवर के लिए बात की मेरी। तो सर्वाइवर शो में जैसे 11 सेलिब्रिटी थे, 11 कॉमनर थे। वो शो बहुत बड़ा था, इंडिया में नहीं चला वो, बाहर तो बहुत हिट है। आज भी जाता हूँ तो बाहर के सब है। तो सर्वाइवर में 11 सेलिब्रिटी थे और 11 कॉमनर थे। उसमें मैं पायल जी से उधर ही मिला था सही तरीके से। तो उससे पहले एक बार इंसिडेंट में कहीं मिला था आगरा मथुरा हाईवे पे। अच्छा। मगर वो वहाँ पे मिला। तो उसमें कई थे, टिमी नारंग जो ईशा जी के हस्बैंड थे, जेडी मजेठिया जो प्रोड्यूसर। तो डिफरेंट एक मतलब अलग अलग तो थे, स्पोर्ट्स से जैसे मैं था, तो काफ़ी थे बड़े नाम। तो मैं सबसे पूछा कि भाई किस क्या 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 है। अच्छा, जेडी था, एक शिल्वी जो हेयर स्टाइलिस्ट नहीं थी जो, अच्छा शिल्वी समथिंग मुझे नाम था, वो थे। तो फिर मैंने इनसे पूछा, शिल्पा थी और जो अपूर्वा अग्निहोत्री की वाइफ, शिल्पा अग्निहोत्री, हाँ शिल्पा अग्निहोत्री थी, और भी कई था। फिर मैंने जो करा था, जाने दो भैया इनको, मैं चुना ना, जो फेयर है भैया, जो नहीं है। फिर सिचुएशन ऐसी बनी कि मैं वहाँ पे कुछ आया, मैं पायल जी के बारे में इतना जानता था ही नहीं, ना मेरे बारे में जानते थे। तो फिर थोड़ा आया, फिर कईयों ने मुझे बोला कि भाई लड़की तेरे लिए बिल्कुल सही नहीं है, उसको भी बोल दिया लड़का आपके लिए सही नहीं है, नॉर्मली ये सब वो सब। तो आए, पता चले, वहाँ से मिले। फिर उस शो के बाद फिर मैं चला गया दिल्ली वापस। अच्छा। फिर धीरे धीरे फिर मैंने सोचा कि भाई मेरी पहचान क्या है रेसलर की, अगर मेरे नाम के आगे से वो हटा दूँ मैं कुछ हूँ नहीं। यहाँ पे ढेर सारे, एक से एक मॉडल है, एक से एक एक्टर है, एक से एक बॉडी बिल्डर भी है, एक से एक ढेर सारे स्पोर्ट्स पर्सन भी है। आपकी यूनिक बात रेसलिंग थी। तो मैंने कहा मेरा यही है। फिर से मैंने कोशिश किया प्रोफेशनल रेसलिंग में, और 2012 में तुक्का लगा कि मैं वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर बन गया। फिर एंडेमोल वाले मुझे बोले कि भाई आप ही बिग बॉस कर लो। तो तब इवन राजनायक, तब ये इसका वो होता था, तो राजनायक ये सब मेरे से मीटिंग करने आते थे, क्योंकि ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री में एक डायरेक्टर होते थे, मेरे मतलब नॉन होते थे। मुझे पता नहीं था तब तक, मैं ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही मनीषा ये सब देखते थे, शीतल, हाँ मनीषा थी, हाँ तो शीतल ये मनीषा ये सभी देखते थे। तो फिर क्या हुआ कि ऐसे शो की बात बनी, इतने पैसे दे देंगे, घर खरीदा था, उसकी EMI इतनी थी। तो मैंने ठीक है भैया, मैंने कभी बिग बॉस पहले देखा ही नहीं। हाँ। तो मैं पहुंचा उधर, और बिग बॉस के तो मेरे पास ये सब आए, ये शीतल और सारी टीम आई क्रिएटिवली कि आप क्या करोगे अंदर ये सब। मैंने कहा अगर आप सामान भेज दोगे तो मैं जहाज बना दूंगा। भाग गए सारे, कुछ नहीं बोले मेरे से। सलमान जी से उधर जैसे पहली बार मिला, बाकी मस्ती उस्ती की से। तब फिर मैं उसके अंदर गया, तो फिर मैं देखा कि भाई वो सारे, गलती उनकी भी नहीं, गलत कोई सब अलग है। वो इंग्लिश मेरी कोई इतनी अच्छी थी नहीं,
तो फिर वो सारे हम बैठते थे ना तो बात करते थे कि भाई आई हैव स्टार्टेड 10 फिल्म्स 10 विलाज, ये इसमें ऐसे पूछा कि मैं ऐसी एक्ट्रेस हूँ जैसे मैंने शो किया, कईयों ने बोला जैसे गौर थी, सारे थे हमारे साथ में। तो मैं सोचता था बैठ के यार मैं तो पैसे के लिए आया हूँ, ये सब तो बड़े बड़े आदमी हैं। सिर्फ मैं 2 आदमी को जानता था, उसमें तो शिल्पा ने मेरे साथ सर्वाइवर किया था, ठीक है, और दूसरा अरमान कोहली, मैंने एक नाग वाली फिल्म अरमान कोहली एक उसकी सांप वाली फिल्म देखी थी मैंने। यस, तो वो अरमान बाजी ने क्या बोला, एक बार मैं पता नहीं कुछ कर रहा था, बोला जो अखाड़े में पले पड़े हैं उनको तहजीब कम होती है इज्जतदार आदमी के साथ बात करने की। और बात मैंने सुन ली, मैंने पाजी यार मैं तो आपकी एक फिल्म देखी थी यार सांप वाले, आप सच्ची में सांप हो यार, आप तो सच्ची में नाग हो यार। तो समझ में से अरमान तो डिजर्व ही नहीं करते ये बात बोलने के लिए, पहली बात तो नहीं वो मतलब नॉर्मल था। तो फिर उन्होंने एक एपिसोड रखा था, मुझे याद है कि भाई जिसने जो ज़िंदगी में किया ना वो अपने अनुसार खड़ा हो जाओ। फिर वो पहले स्पोर्ट के लिए झगड़ा था, फिर वो प्रत्युषा उसको मालिक स्वर्ग दे, प्रत्युषा, कुशाल, गोहर, तनीषा, अरमान और ऐसे सारे थे, मतलब ढेर सारे थे। तो फिर मैंने उसको बोला कि ये किस हिसाब से खड़े हुए हैं, बोले कि जिसने जो लाइफ में जो ऐसे किया है, अचीव किया हो या सब। मैंने कहा पता नहीं यार, हो सकता है। मैंने कहा हम तो एक बीमारी से खड़े होके यहाँ तक आए, फिर देश के लिए खेलने का मौका मिला, ये सब किए वो सब किया, और कैमरा वही चीज़ पकड़ता था। फिर अगले एपिसोड में सलमान जी ने आके फिर वो सारी चीज़ों को काउंट किया। उस दिन के बाद से सब मुझे हर सप्ताह नॉमिनेट करने लग गए। फिर मुझे लगने लग गया मैं इस शो में आगे तक चला जाऊँगा। फिर एक एजाज आया, बदमाश था, वाइल्ड कार्ड। एजाज बोला इस घर में सब शाना पता कौन है, चैनल वाले ने भेजा हुआ पीछे, क्योंकि नॉमिनेशन में आ ही नहीं रहा था। 8 सप्ताह हम नॉमिनेशन में नहीं आए, 7 सप्ताह 15 सप्ताह शो हो रहा और आप 7-8 सप्ताह आ ही नहीं रहे उसमें। फिर मेरी ज़िंदगी कैसे चेंज हुई कि फिर मेरी लाइफ में श्याम बेनेगल साहब की एंट्री हुई। किसी ने मुझे उनसे मिलवाया। एक फिल्म बन रही थी इंडिया के फर्स्ट ओलंपिक मेडलिस्ट रेसलर की बायोपिक, तब तक मैं जानता था नहीं उसके इवन राइट्स में। तब मैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का पहला ब्रांड एम्बेसडर बना था, स्पीकर बना था। अच्छा, ठीक है। लास्ट फ्यू क्वेश्चन जो आपने मुझसे बात अब तक की है उसी को लेकर, पहली बात तो ये है कि आपने जिक्र किया टोबैको का, कि आप मेक श्योर करते हो कि आप कभी टोबैको का कोई ऐड या उससे अपना नाम नहीं जोड़ेंगे। ऐसे कई ए लिस्टर एक्टर्स हैं, कई सारे स्टार्स हैं इंक्लूडिंग शाहरुख खान या अजय देवगन जो इनको इंडोर्स करते हैं टोबैको प्रोडक्ट को। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? देखो मेरा ये ओपिनियन है कि नहीं करना चाहिए इनको। इवन सुनील गावस्कर है, वीरेंद्र सहवाग है, कपिल देव साहब हैं, ये भी गुटखा बेचते हैं। तो इवन यहाँ पे हैं जैसे शाहरुख खान साहब है, सलमान जी हैं, इवन अक्षय कुमार है, रणवीर सिंह है या टाइगर श्रॉफ है, इनका मैं देखता हूँ। देखो सारे ये बहुत वेल सेटल हैं, इनके पास पैसे की तो वो है नहीं, और इनको बी टाउन में ढेर सारे बच्चे अपना आइडल मानते हैं। वही तो मैं इन सब से गुजारिश करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो कोल्ड ड्रिंक प्रमोट नहीं करता। मैंने करोड़ों के, मेरे अकाउंट में 900 पे, तो मैंने करोड़ों के ऐड छोड़े कोल्ड ड्रिंक के। तो ये सही चीज़ नहीं है। 13.5 लाख लोगों की डेथ होती है ड्यू टू टबैको, जिसमें से 12 साल से 25 साल के बीच में 2,70,000 से लेके 85,000, मतलब अराउंड 3 लाख के करीब 12 साल से 25 साल के बीच में रहते हैं, और सब इनके फ़ैन हैं। बिग बॉस का आपने जिक्र किया है, एक सवाल है, हम भी पिछले कई सालों से इस शो को कवर करते हैं, हालांकि एक सवाल हर सीज़न में आता है, क्या बिग बॉस स्क्रिप्टेड है? देखिए बिग बॉस बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है अंदर। स्क्रिप्टेड जो अंदर बिल्कुल नहीं है। विनर वोटिंग चैनल के हाथ में हो, किसके हाथ में उसका मुझे पता नहीं। ठीक है, वो मेरे उसमें नहीं है कि भाई कौन वोट कर रहा है, कौन विनर बना रहा है, वो शायद क्राइटेरिया इनका हो सकता है। मुझे ढेर सारे शो करने का मौका मिला, जो डिस्कवरी के, हिस्ट्री के, नेशनल ज्योग्राफी के जो शो होते हैं ना, वो बहुत ऑथेंटिक होते हैं एज कम्पेयर दीज शोज, मगर बिग बॉस स्क्रिप्टेड नहीं है। एंड लास्टली संग्राम, अगर बॉलीवुड की बात करें, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की अगर बात करें, जैसे आपने कहा आपने काफ़ी रिजेक्शंस फेस किया है, कोई ऐसा एक्टर या ऐसा आइकन जो बचपन में आप उनको बहुत मानते थे, पर जब आप इस इंडस्ट्री में आप आए अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा? देखो ऐसे तो कई एक्टर हैं जिनको मैं बहुत अच्छी तरह मतलब मानता था कि भाई बहुत कमाल के एक्टर हैं, कम अच्छे हैं। कई के साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा, कई के साथ, हालांकि देखो
मुझसे कोई भी मिलता है, चाहे करण जौहर है, मैं जिसे सब मैं जी करके बात करता हूँ, सब जी करके बात करते हैं, मुझसे आज तक कोई गलत इंसान मिला ही नहीं, ना कोई बदतमीजी किसी ने, ना मैंने, क्योंकि क्या है कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं उनसे, किसी से कुछ चाहिए नहीं, समझ रहे हो किरण जी, कि भाई अपना एक को काम करना है, पोटेंशियल टैलेंट, अगर जहाँ पे दाना पानी लिखा तो काम हो जाएगा। मैं कोई किसी की सीमा ऐसे क्रॉस नहीं करता कि भाई कोई और बदतमीजी करे या बदतमीजी करो। कभी कोई ऐसा डिमांड वगैरह कभी किसी इंडस्ट्री वालों ने किया है आपसे शुरुआत में? अब तो खैर नहीं करते, बट कभी शुरुआत में ऐसी कोई डिमांड हुई जब लगा कि आप मौका चाह रहे थे लेकिन वो डिमांड काफ़ी अजीब व गरीब थी? नहीं, मतलब मेरे से कोई ऐसी डिमांड हुई नहीं। तो एक आधा जब शुरुआत में मैंने कोई कास्टिंग डायरेक्टर था, कोई ऐसे ही नॉर्मली होते थे, तो वो कह रहा था कि आप बॉडी शूट करते हो, मैंने कहा मैं तो लंगोट में रहता हूँ। मैं समझ गया कि वो क्या करना चाह रहा है। मैंने कहा ये टैलेंट कहाँ से आप में पैदा हुआ, कमाल का टैलेंट। मतलब मैंने उसकी बातों से उसको थोड़ा शर्मिंदा कर दिया। कोई दूसरा बच्चा होता तो बेचारा कास्टिंग काउच का शिकार होता। लड़का लड़की, मैं मानता हूँ कि भाई जो दूसरे की बहन बेटी हमारी बहन बेटी है, क्योंकि हम उस माइंड ऑफ फ्रेम से आते हैं। अब बदतमीजी करना दूर की बात है, मैं सबको जी करके बात करता हूँ, और कोई कुछ कहता है बहुत शांति वाला। खाली बर्तन छलकेगा, एक मटका है, अगर आधा भरा आधा खाली, उसको आप लेके जाओगे ना, पानी छिलकेगा, गिर जाएगा। भरा मटका लेके भाग लो, अगर आपका बैलेंस नहीं खराब हो ना भाई, एक बूंद पानी नहीं आएगा। तो जिसमें ताकत है, जिसमें पावर है, वो कभी भी गुस्सा नहीं करेगा। कमज़ोर इंसान का हथियार है गुस्सा, और जिसमें संयम है ना, उसको भगवान जी पराजित नहीं कर सकता। आपने कहा कि श्याम बेनेगल के साथ आपने काफ़ी मतलब समय दिया था, 3-3.5 साल दिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म बन नहीं पाई। कुछ वजह क्या थी या क्या वजह रह चुकी? श्याम बाबू हर काम के बहुत डेप्थ में जाते थे, वो बहुत अच्छा था, मगर वो प्रोड्यूसर साइड से थोड़ा सा विवाद हो गया। हाँ। तो उसके कारण से वो बन नहीं पाई, वो फिल्म थोड़ी सी मतलब पीछे रह गई। Perfect. Sangram ji, thank you so much for answering my questions and all the best for your future projects. Thank you, Kiran ji. Thank you so much. Thank you.